Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you students? We hope you all are fine, pretty well, and your study is going good. Today we are starting section 2, Unity of Life, chapter number 4, first year botany. Right, the name of this chapter is the cell. And you know what is cell? Cell is the basic structural functional unit of the life. In the previous class, we were studying about the cell theory, and today we are going to study about the cell organelles. Right, students? So first of all, I want to ask you that what is cell? So cell is the basic structural functional unit of the life, and there are the three postulates of the cell theory. Cell theory was first time proposed by the Sheldon, Shawn, and the Rudolph Virtue. Right? There are the three postulates. The first postulate, all the living organisms are composed of one or more than one cells. Second, cell is the basic structural and the functional unit of the life. And third postulate, the cell is arise from the pre-existing cells. Right? It's mean that के cell divide होगा तो new cell form होगा, otherwise new cell नहीं बन सकता without cell division. Right? Means if the cell is the somatic cells, so mitosis division takes place. Then two daughter cells are formed. Right? Means cell is arise from the pre-existing cells. As we know that cell is the very minute in their size, basic unit of the life, and we couldn't see it by the eye, naked eye. हम अपनी नेक्ड आई से इसको नहीं देख सकते, तो इसको देखने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू नीड एन इंस्ट्रूमेंट. सो हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है. तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर कर उसको मैग्नीफाइंग कर कर हमें दिखाई देता है. ठीक है. और माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक स्टेज होता है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं. माइक्रोस्कोप में लेंसेज होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करते हैं, और माइक्रोस्कोप में आई पीस होता है जिसके थ्रू हम अपनी नेक्ड आई से हम ऑब्जेक्ट को इनलार्ज होकर देख सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस द इनलार्ज इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. जी स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्मॉल और टाइनी और माइन्यूट इन साइज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको इनलार्ज कर कर एग्जामिन करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, उनमें से उनके ऑर्गेनील को, उनके फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे से एग्जामिन करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स, उनकी पोजीशन और उनकी लोकेशन, ये सब चीजें हम एनालिसिस करते हैं. तो ये काम हम किसके जरिए करते हैं? बिकॉज माइन्यूट ऑब्जेक्ट को हम अपनी नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, सो वी हैव टू नीड द सम लेंसेज, और इन लेंसेज के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देख सकते हैं. जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखने के लिए यूज किए जाते हैं. राइट? सो माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेंस यूज होता है, और लेंस की हेल्प से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर कर अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो स्टेज पे रखा जाता है और लेंस उसका जो साइज होता है उसको इनलार्ज कर कर हमारी नेक्ड आई के करीब उसकी इनलार्ज हुई भी इमेज को फॉर्म्ड कर देता है. राइट स्टूडेंट्स? सो इसके लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो स्टिमुलस है जो कि इस चीज के लिए एक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास लाइट भी हो सकता है कि लाइट माइक्रोस्कोप यूज होगी तो लाइट बीम हम यूज करेंगे. सेकेंड, हम एक्सरेज यूज करते हैं, तो डिफरेंट तरह के माइक्रोस्कोप्स भी हैं हमारे पास. इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है. सो नाउ हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप. राइट स्टूडेंट्स? माइक्रोस्कोप को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को देखना पड़ता है, डिफरेंट पार्ट्स के साथ उसमें लेंसेज कैसे यूज हम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या फंक्शनिंग है, वो कितनी तरह की, ये सब हमें स्टडी करना होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप. So there are mainly the two main types of the microscope. First one is the light microscope and other one is the electron microscope. Light microscope में हम लाइट बीम यूज करते हैं. इट्स मीन हमारे पास जो सोर्स है
जिसकी वजह से हम अपने स्मॉल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखेंगे, उसके लिए सोर्स हमारे पास लाइट है, राइट। सेकेंड हमारे पास माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हम लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो ये तो हमारे पास टू मेन काइंड्स की माइक्रोस्कोप हो गई, लेकिन हमारे पास एक और भी माइक्रोस्कोप होती है जिसकी वजह से हम स्मॉल पार्टिकल्स को इनलार्ज करके देख सकते हैं, उसका नाम है एक्सरेज माइक्रोस्कोप। सो हियर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप: लाइट माइक्रोस्कोप्स, एक्सरेज माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट स्टूडेंट्स। सो माइक्रोस्कोप को अगर हम कैटेगराइज करें तो जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, राइट, जिसमें 3 हमारे पास लेंसेज लगे होते हैं, और एक होती है स्टीरियो माइक्रोस्कोप, राइट। सेकेंड माइक्रोस्कोप हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दो तरह की होती है, एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट स्टूडेंट। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। Now, what is the function of the light microscope? In the light microscope, light visible होती है जो कि यूज होती है for the illumination of light। ठीक है, लाइट के लिए वो यूज होती है, इल्यूमिनेशन के लिए यूज होती है। और लाइट माइक्रोस्कोप में हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर देख सकते हैं। इसमें मिरर लगा हुआ होता है। मिरर का काम क्या होता है? मिरर का काम होता है लाइट आकर मिरर पर अटैक करती है, और जैसे ही लाइट मिरर को रिफ्लेक्ट करती है तो मिरर रिफ्लेक्शन शो करता है, जिसकी वजह से लाइट स्टेज तक जाती है। स्टेज पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनलार्ज इन साइज होता है। लेंस उसको इनलार्ज कर देता है, ठीक है। जैसे ही लाइट क्या करती है? ऑब्जेक्ट पर जाके पड़ती है, तो जो लेंस में से हम आई पीस पर आई रखकर जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो लेंस उस ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर देता है, जिसकी वजह से जब हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें कैसा नजर आता है? वो इनलार्ज नजर हुआ आता है, राइट। सो जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है उसके सिंपल सा फिनोमिना है कि वहां पर मिरर होगा, स्टेज होगा, लेंस होगा और आई पीस होगा। ये 4 चीजें होंगी तो लाइट माइक्रोस्कोप वर्क कर सकती है, राइट। लाइट आएगी, मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी, स्टेज पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट बड़े साइज का हो जाएगा। मिरर से वो बड़े साइज का लाइट लगने की वजह से लेंस की मदद से वो बड़ा साइज का नजर आएगा, और आई पीस हमारी क्या करेगी? जो इनलार्ज हुई हुई इमेज होगी उस इमेज को हमारी आई देख लेगी, राइट। सो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। फर्स्ट वन इज द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द अदर वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेकेंड टाइप है हमारे पास एक्सरेज माइक्रोस्कोप। एक्सरेज माइक्रोस्कोप में जो सोर्स है वो क्या होती है? एक्सरेज। एक्सरेज यूज होती है फॉर द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। जबकि थर्ड टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होते हैं, जो कि हमारे पास सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इनलार्ज होता है, राइट। लाइट माइक्रोस्कोप में आपने याद रखना है लाइट बीम यूज होगा फॉर द इल्यूमिनेशन पर्पस। एक्सरे माइक्रोस्कोप में एक्सरेज यूज होंगी, राइट, फॉर द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होगा एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। सो देयर आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप: ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है? is the type of the resultant image is obtained on the fluorescent screen or the photographic film। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो फ्लोरेसेंट कलरफुल हम इमेज को देख सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म को देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कैमरास वगैरह होते हैं। कैमरे से हमें छोटी इमेज को भी हम बड़ा करके दिखा सकते हैं, उसका कलरफुल प्रिंट भी ले सकते हैं। सेकेंड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इन दिस टाइप रिजल्टेंट इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन।
ठीक है, कोई भी इमेज होती है वो कैसे नजर आती है, वो टेलीविजन स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रही होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कोई हार्ड कॉपी है, मैं उसको स्कैनर में डालूंगी, स्कैनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करेगी, उसको स्कैन कर लेगी, और मेरे पास भी कोई भी मैं मीडियम यूज करूंगी, टेलीविजन यूज करूंगी, लैपटॉप यूज करूंगी, कंप्यूटर यूज करूंगी, तो उसकी स्क्रीन पर वो मुझे इमेज दिखाई देगी। इट्स मीन वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 3 टाइप्स है माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज होगी, एक्सरे माइक्रोस्कोप में एक्सरेज यूज होंगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होगी यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 फर्दर काइंड्स हैं, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। अब इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन या फिर फोटोग्राफिक फिल्म बनती है। जबकि सेकंड टाइप है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी इमेज को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसको हार्ड प्रिंट से, हार्ड कॉपी से हम उसको सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं, और उसको अपने कोई भी मीडिया लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, और लाइक हम अपने मोबाइल फोन, अपने नोटपैड, और जो हमारे पास स्क्रीन्स वगैरह होती है, हम सिर्फ स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। राइट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, गुड। ओके, नाउ आगे प्रोसीड करते हैं फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन होता है मैग्निफिकेशन, राइट। सो मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज को, उसकी इमेज को एनलार्ज करके दिखाना किसका काम होता है, यह माइक्रोस्कोप का काम होता है। सो मैग्निफिकेशन इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए क्या चीज जरूरी होता है कि हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट है और हमने उस ऑब्जेक्ट को कितना एनलार्ज करना है, राइट। यानी ऑब्जेक्ट का साइज और हमने किस साइज की हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने किस साइज का ऑब्जेक्ट को देखना है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, राइट। सो मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ इट्स आईपीस विद इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। जो ऑब्जेक्टिव है उसकी कितनी मैग्नीफाइंग पावर है, वो जो लेंस हम यूज कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा मैग्निफिकेशन की हमें मैग्नीफाइंग कर ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, और जो आई पीस है हमारे पास उसकी पावर कितनी है। तो ये 2 चीजें हमारे पास बहुत मैटर करती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग कर देखने के लिए, उसके साइज, उसके शेप को इनलार्ज करके देखने के लिए, इंक्रीज करके देखने के लिए हमारे पास 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। पहली चीज हमारे पास ये है कि हमारे पास जो आई पीस है उसकी कितनी पावर है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये है कि हम जो लेंसेज यूज कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, उसकी कितनी मैग्नीफाइंग पावर है। सो जब ये दोनों मैग्नीफाइंग पावर एक दूसरे के साथ डिवाइड होती हैं, सो एक रेशो निकलता है, दैट रेशो इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, राइट। सो मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है, मैग्निफिकेशन रेशो होता है बिटवीन द पावर ऑफ आई पीस एंड द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट स्टूडेंट्स। सेकेंड हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो रेजोल्यूशन क्या चीज होती है, द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू सेपरेट द एडजेसेंट फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। डिफरेंट जो एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास फॉर्म्स होती हैं उनको अलग अलग करके दिखाने का जो काम है वो किसका होता है, वो माइक्रोस्कोप का ही होता है। वो रेजुलेट करके दिखा रही होती हैं, वो क्या कहलाता है, वो रेजुलेशन कहलाता है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस भी कहते हैं, कि कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के दरमियान और हम उसको कितना रिजॉल्व करके देखना चाहते हैं, कितनी वो मैग्नीफाइंग दे रहा है, तो ये उसके दरमियान के डिस्टेंस को मिनिमाइज करता है, ठीक है जी। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेजुलेशन। थर्ड आ जाता है हमारे पास कंट्रास्ट। इट इज द इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम अदर पार्ट, राइट। हम सेल के अंदर मौजूद किसी भी पार्ट को एक दूसरे से अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंट्रास्ट। सो दीज 3 आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। फर्स्ट वन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज द रेजुलेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड थर्ड वन इज द कंट्रास्ट। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोस्कोप के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी की वजह से, इनके फंक्शन की वजह से
हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा होकर नजर आ रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट तो हमें बड़ा होकर नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल को जब मैं इनलार्ज करके अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करती हूँ तो मुझे उसके 3 पोर्शन नजर आते हैं। पहला तो मुझे एक्सटर्नल पार्ट नजर आएगा, सेकेंड उसका सेल एनवेलप नजर आएगा, फिर थर्ड वन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आएगा। राइट स्टूडेंट्स, सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मुझे क्या चीजें नजर आएंगी? मुझे नजर आएंगे अपेंडेजेस नजर आएंगे, जिसमें फ्लैजिला हो सकता है, जैसे यूग्लिना है तो उसके पास फ्लैजिला होगा। राइट, सीलिया हो सकता है, जैसे अगर पैरामीशियम है तो उसके पास बहुत सारे सीलिया होंगे। राइट, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, स्लाइम लेयर हो सकती है, जैसे स्लाइम मोल्ड पर लेयर होती है। और कैप्सूल किसका पॉसिबल हो सकता है? जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कैसा होता है? कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है जी, तो ये एक्सटर्नल चीजें हैं जो कि मुझे सेल को एक्सटर्नली स्टडी करने में दिखाई देंगी। जी स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्टडी द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, अब वो हमारे पास चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप हो, लाइट माइक्रोस्कोप हो, एक्सरेज हो, किसी भी किस्म की हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो हमें सेल इंटरनली, एक्सटर्नली और उसके तमाम ऑर्गेनील्स हमें दिखाई देंगे। सो जब हम सेल को इंटरनली स्टडी करते हैं, यानी उसकी साइटोलॉजी स्टडी करते हैं, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज साइटोलॉजी? यस, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल। जब हम सेल की स्टडी करते हैं, उसकी इंटरनली स्टडी करते हैं, तो हमें डिफरेंट पार्ट्स नजर आते हैं, एक्सटर्नली, इंटरनली। ठीक है, और एक्सटर्नली के साथ साथ हमें इंटरनली उसके सेल ऑर्गेनील्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब हम सेल को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सेल के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो बेसिक सेल के कंपोनेंट्स होते हैं कितने होते हैं? देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एवरी सेल। राइट, जबकि प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स के बेसिक कंपोनेंट्स में 4 बेसिक कंपोनेंट आते हैं, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल भी मौजूद होती है, जबकि दूसरे जो एनिमल सेल होते हैं उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो जब हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इफ आई एम सेइंग अबाउट द प्लांट, सो आई मस्ट हैव टू एड हियर सेल वॉल। देन सेकेंड मुझे क्या नजर आएगा? सेल मेम्ब्रेन। देन थर्ड कंपोनेंट क्या नजर आएगा? इंटरनली साइटोप्लाज्म मौजूद होगा। और बिल्कुल सेंटर में मुझे क्या दिखाई देगा? सेल के न्यूक्लियस। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग अपने माइंड में रखिए कि एक हाउस है जिसकी बिल्कुल आउटसाइड एक बाउंड्री वॉल है, फिर उसके इनसाइड पर कुछ पैसेज है, फिर इंटरनली गेट होता है, वहां पर सबके रूम्स हैं, सबके रूम्स में सब डिफरेंट लाइक कहीं पे भाई, कहीं पे बहन, ऐसे सब रहते हैं, कहीं पे मदर फादर पेरेंट्स का रूम है, और बिल्कुल सेंटर में घर के कुछ किचन्स होते हैं, कुछ वॉशरूम्स होते हैं। तो इस तरीके से हर जगह पे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसे ही इस सेल में बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं और उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना। राइट, सेल वॉल का काम होता है प्लांट सेल में प्रिवेंशन और बिल्कुल परफेक्ट साइज दे देना सेल को। ठीक है, और एक्यूरेट साइज और शेप प्लांट को देने का काम सेल वॉल का होता है, और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम सेल वॉल का होता है। सेकेंड आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कैसे होते हैं? ये इलास्टिक इन नेचर होती है, इसके पास सारे ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। बिल्कुल सेंटर में आता है साइटोप्लाज्म, जो कि 70% वाटर कंटेन करता है, लिक्विड होता है, और स्लाइम और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 70% वाटर कंटेंट रखता है। ठीक है, फिर बिल्कुल इन द सेंटर हमें मास्टर ऑर्गेनील नजर आता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसके काम क्या है? टू कंट्रोल ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। वो समझिए कि बिल्कुल हमारे पास क्या है? मास्टर ऑर्गेनील है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही तमाम फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल वहां पर मौजूद होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स, डीएनए, सब चीजें न्यूक्लियस में ही मौजूद होती है। राइट, सो सेल कंपोनेंट्स की बात करें तो इंक्लूडिंग प्लांट्स देयर आर 4 कंपोनेंट्स: सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।
और एक्सक्लूडिंग प्लांट के अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की, तो वहां पर हमारे पास फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। और अगर प्लांट सेल है तो हमारे पास सेल वॉल भी मौजूद होगी, राइट, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले आएगी। सेकंड है हमारे पास कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, जिसके पास तमाम ऑर्गेनील्स मौजूद हैं। और थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के पास सेल ऑर्गेनील्स भी हैं और सेल इंक्लूजन्स भी हैं। सेल ऑर्गेनील्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो कि स्मूथ भी होगा और रफ भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। गोल्जी अपैरेटस हैं, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स हैं एंड प्लास्टिड्स हैं। एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड स्टूडेंट्स दैट प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल, क्योंकि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, फिर इनके डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिक्योप्लास्ट। और फिर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का काम भी क्लोरोप्लास्ट करता है। फिर साइटोप्लाज्म का सेकंड पार्ट आ जाता है सेल इंक्लूजन, जहां पर ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स आते हैं जिनका काम क्या होता है, स्टोरेज का काम करना होता है। थर्ड सेल का कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? ये मास्टर ऑर्गेनील होता है। इसका फंक्शन होता है टू कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल, सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज करना। किसका काम है? वो काम है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आउटर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आती है, फिर इंटरनली न्यूक्लियोप्लाज्म नजर आता है, देन न्यूक्लियोलस नजर आता है, देन उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर्स होता है जो कि अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स बना देते हैं और फिर वो डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। Now students, first of all we have to study the cell wall and keep this thing in your mind that cell wall कहाँ पर मौजूद होगी? Cell wall is only present in the plant cell. Very good. Cell wall कहाँ पे मौजूद होती है? Plant cell में मौजूद होती है। कैसे बनी होती है? It is composed of cellulose, carbohydrate and other chemical substances. ठीक है जी। Cell wall plant cell में मौजूद होगी और कहाँ पे मौजूद होगी? बैक्टीरिया में मौजूद होगी और फंजाई में मौजूद होगी। याद है आप लोगों को? फंजाई में सेल वॉल कैसी मौजूद होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। बैक्टीरिया में सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और जबकि प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट और अदर केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है, राइट। ये बहुत थिक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जो कि बिल्कुल हार्डनेस और बहुत जो स्ट्रेंथ होती है, सख्ती होती है, स्टिफनेस होती है, ये कौन प्रोवाइड करती है? इसका किसका काम है? ये सेल वॉल का फंक्शन। सेल वॉल का क्या फंक्शन है? हार्डनेस प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारा काम सेल वॉल का है। सेल वॉल प्रॉपर शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, स्टिफनेस देती है, फर्मनेस देती है, ठीक है। अच्छा, जो यंग सेल्स होते हैं उसमें ये सेल वॉल थिन और डेलिकेटेड होती है, जबकि अगर वही प्लांट अगर मैच्योर हो जाते हैं तो वो उसमें बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सर्टन केमिकल्स लाइक द सेलुलोज और अदर कार्बोहाइड्रेट्स। There are the 3 layers of the cell wall: middle lamella, primary wall and the secondary wall. Middle lamella क्या चीज होती है? फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट होती है, ठीक है, जो कि सिमेटिंग लेयर होती है। 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल के दरमियान सिमेटिंग लेयर होती है जो कि 2 सेल्स को आपस में ज्वाइंट करके रखती है, राइट। ये किसकी बनी हुई होती है? मिडल लैमिला कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई होती है, ठीक है। ये 2 सेल्स को सेपरेट करती है, इसलिए ये लेयर जो होती है ये डिसॉल्व होती है, ठीक है। जब ये बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है तो क्या काम करती है? सेपरेशन का काम करती है। सेकेंड हमारे पास आ जाती है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल सिंथेसाइज बाय द प्रोटोप्लास्ट होती है, ठीक है। जो सेल सिंथेसाइज करता है आउटरमोस्ट लेयर, वो कौन सी होती है? वो प्राइमरी वॉल होती है। यंग सेल में तो ये बहुत ही थिन होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, लेकिन जब सेल मेच्योर हो जाते हैं तो वो थिक और रिजिड हो जाती है, ठीक है। वो स्टिफनेस और फॉर्मनेस प्रोवाइड करती है।
अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल तो हेमीसेलुलोज की तकरीबन 50% हेमीसेलुलोज की बनी होती है, 25% सेलुलोज की बनी होती है एंड अदर पैक्टेड सब्सटेंसेस की बनी होती है, राइट। जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल होती है वो प्योरली सेल वॉल जो होती है, सेकेंडरी सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्रेजेंट होती है प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल आती है, देन कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाते हैं, जो जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, ग्रेट। So students, this is all about the today's lecture. If you have any question, you have any query, so you must have to ask me. You must have to ask me any question about the today's lecture, जो हमने सेल थ्योरी और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी किया, और जितना कुछ भी आज हमने पढ़ा, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, so you must have to ask from me. Okay students, thank you students for listening me. Thank you so much. Best of luck. Have a good day.